नमस्कार साथियों, मैं मनीष पिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं में भूगोल का अध्याय 7, अंतिम अध्याय है और जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। अध्याय 6 वैसे बाकी है और उसका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर का, और आज लेक्चर 3 के साथ ही जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आज के इस फाइनल लेक्चर में हमें कौन कौन से टॉपिक जानने हैं, तो आइए जानते हैं वो टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहले जानेंगे वायु परिवहन। वायु परिवहन कौन सा है? हमने सड़क के बारे में, रेल के बारे में, जल परिवहन के बारे में, समुद्री पत्तनों के बारे में लेक्चर 1 लेक्चर 2 में जान चुके हैं। आज फाइनली जो जानना है हमें किसके बारे में जानना है? एयर ट्रांसपोर्ट या वायु परिवहन के बारे में जानना है। फिर आते हैं संचार सेवाएं, कम्युनिकेशन के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि परिवहन, संचार और व्यापार ये तीनों क्या है? पूरक है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे रहेंगे। ये तो यहां तक हमारा परिवहन खत्म हो जाएगा, इसके साथ फिर हम कम्युनिकेशन शुरू करेंगे और फिर फाइनली व्यापार में क्या रोल आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है वो जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज जानेंगे वायु परिवहन या इंग्लिश में हम लोग कहेंगे एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट देखो, हवाई जहाज में शायद ना तो मैं बैठा हूंगा और शायद ना आप बैठे होंगे, और आप बैठे होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, पर हमने देखा था सबने। देखो मम्मी मम्मी देखो देखो वो जा रही है, वो हवाई जहाज जा रही है, देखो वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, और हम उसे देख करके ही इतना खुश हो जाते थे। हर सोचते थे बैठेंगे उस दिन तो क्या होगा। ओके, तो एक तो बात हमें यहाँ पे ये बात समझ में आती है, पर वो कितनी जल्दी निकल जाती थी, इतनी जल्दी एरोप्लेन निकल जाता था, हमें पता भी नहीं चलता, चला जाता था। पहले तो बस उसकी जो आवाज होती थी, आवाज सुन करके यार हवाई जहाज आ रहा है, हेलीकॉप्टर आ रहा है, कौन आ रहा है आज हमारे शहर में, कौन जा रहा है, ऐसा हम लोग देखते हैं और हम लोग सुनते भी हैं, जानते भी हैं। पर उसमें सफर करना इतना आसान हमारे लिए नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। जैसे कि हमने देखा कि जल परिवहन सबसे सस्ता है, तो बाकी जितने भी परिवहन है अगर उनमें से सबसे महंगा कोई सा है तो वो वायु परिवहन रहेगा। आइए जानते हैं कैसे। आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। तीव्रतम, तीव्रतम मतलब फास्टेस्ट है, सबसे फास्ट है। भैया आप कोई सा भी ट्रांसपोर्ट उठा करके देख लीजिए, अगर उनमें सबसे फास्ट कोई सा है तो वो आपको वायु परिवहन है। 2 घंटे में, 3 घंटे में एक देश के एक छोर से दूसरे छोर पे, एक एंड से दूसरे एंड पे आपको पहुंचा देता है। तो तीव्रतम सबसे फास्टेस्ट है, आरामदायक है, बिल्कुल आरामदायक, पता ही नहीं चलता। ऐसा आराम से बैठ जाओ, फिर वो आपसे एयर होस्टेस पूछना है कि सर क्या लेना चाहेंगे आप, टी कॉफी, तो कितना आराम मिलता है ना, ऐसा लगता हो राजा महाराजा की तरह जीवन जी रहे हैं। तो बिल्कुल क्या है, आरामदायक है और प्रतिष्ठित परिवहन है। प्रतिष्ठित क्या? बिल्कुल देखो अब एक तो क्या बोलो भाई रोडवेज से आया हूं यार एक तो क्या इज्जत रही, अरे रोडवेज से आया हूं, फिर एक ट्रेन से आया। ट्रेन में मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप ट्रेन पे प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं ना, और आप बहुत बार देखते होंगे कुली खड़े रहते हैं और है, तो देखो अब कुली जो खड़ा रहता है वो कभी भी जो नॉर्मल डब्बा है, जनरल सामान्य डब्बा होता है ना, उसके सामने जाकर के खड़ा नहीं होता है क्योंकि उसको पता है नॉर्मल डब्बे में खड़ा करने वाला इंसान क्या देगा, वो तो खुद धक्के खाते हुए आया। या तो वो कुली फिर खड़ा होगा स्लीपर कोच के सामने, स्लीपर का नहीं तो फिर वो थर्ड एसी के सामने, थर्ड एसी नहीं सेकंड एसी। अब जो बंदा सेकंड एसी में से उतर रहा है तो उसकी इमेज कैसी होगी, अरे यार देखो भाई कितना अमीर आदमी होगा। जो थर्ड एसी में उतर रहा है वो थोड़ा सा उससे यार देखो अमीर तो है यार, एसी में तो आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे एयर कंडीशन में आने से ही इतनी क्या है, जो हमारी वैल्यू क्या बढ़ जाती है। तो आप सोचो एरोप्लेन से, अब एक तरफ तो मैं वो ये बोलूं यार वो बस पकड़ के आया था रोडवेज वाली, वो मिल गई वहां पे, एक बोलूं नहीं सब फ्लाइट से आया हूं फ्लाइट से आया हूं, तो कितना होता प्रतिष्ठित होता ना, कितना समारोह भाई साहब, फ्लाइट से आए, अमीर आदमी है। तो प्रतिष्ठित परिवहन भी बहुत आपके मतलब 4 चांद लग जाते हैं आपके नाम के, अगर आप वायुयान से आ रहे हैं तो। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है, हमने सड़कों में ये बात देखी कि कहीं पर उबड़ खाबड़ में थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, रेलवे लाइन नहीं बनाई जा सकती उबड़ खाबड़ में, पर इसका कोई रूट तय करने की जरूरत नहीं है। ये आपके क्या जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है, ये ऊंचे पर्वतों के ऊपर से निकल जाएगी, ये ऊंचे पर्वतों के ऊपर से निकल जाएगी, उनसे टकराएगी नहीं, ऊपर से निकल जाएगी। मरुस्थल जहां डेजर्ट है उन डेजर्टों से भी पार कर जाएगी। तो आपको यहाँ पे मतलब आपको उसको जमीन में तो रास्ता क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, घने जंगल होंगे तो उन जंगलों से भी ऊपर निकल जाएगी, लंबी समुद्री रास्तों सबको क्रॉस कर करके वो चली जाएगी। तो सबसे बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें कोई रूट तैयार करना है, ना किसी प्रकार की कोई लाइन बिछानी है, ट्रैक बिछानी है, सड़क बनानी, कुछ ही नहीं बनाना। वो क्या है, एक एयरवेज में एक एयर का जो रास्ता होगा, हवा का जो रास्ता होगा, उसी रास्ते से वो क्या है निकल जाएगा। चाहे फिर उसके बीच में ऊंचे पर्वत आए, चाहे मरुस्थल आए, चाहे घने जंगल आए, चाहे समुद्री रास्ता है, कुछ भी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक एरोप्लेन दिखाया है जो हवा में उड़ कर जा रहा है।
वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचे, जहां बड़ी नदियां, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है। अब वायु परिवहन के अभाव में देखो, अभाव का मतलब क्या है कि ना हो, अभाव मतलब कमी होना। तो अगर वायु परिवहन की कमी हो, सोचो वायु परिवहन ना हो, तो देश के उत्तर पूर्वी राज्य मतलब ये वाला जो इधर हम जो सेवन सिस्टर्स की बात करते हैं, 7 जो बहनें जो हमने मानचित्र में पढ़ी है, वो सेवन सिस्टर जो उत्तर पूर्वी राज्य है उनके बारे में आप सोचो, जहां पे क्या है बहुत बड़ी नदी है, तो वहां पे क्या है हम आसानी से रेलवे लाइन नहीं बिछा सकते, क्योंकि पहले तो हमें पुल बनाना पड़ेगा, फिर उनके ऊपर से रेलवे लाइन निकालनी पड़ेगी। बसें भी बनानी है तो पहले हमें उसको ब्रिज बनाना पड़ेगा। ये सब कुछ तो बड़ी नदियां, विचिन्न धरातल, धरातल तो हमने वैसे भी देखा हमारे भारत में अलग अलग प्रकार के धरातल पाए जाते हैं। संसाधन विकास वाले में पढ़ा है, पठार भी है, पर्वत भी है, द्वीपीय भी है, समुद्री इलाके भी है, अलग अलग प्रकार के धरातल हमारे पाए जाते हैं। घने जंगल, निरंतर बाढ़, उस इलाके में आप देखते रहोगे निरंतर बाढ़, कभी कोई से एरिया में कभी कोई से एरिया में बाढ़ आ ही रही है। ये सभी समस्या है। तो इन समस्याओं के कारण हम लोग क्या है, वहां पे ना तो सड़कों का निर्माण कर पा रहे हैं, ना ही वहां पे हम रेलवे ट्रैक का निर्माण कर पा रहे हैं। इसलिए सबसे बेस्ट क्या है कि आप एरोप्लेन उड़ा दो, आप एरोप्लेन उड़ा दो। यहां पर अगर अब ये ना हो, वायु परिवहन ना हो, एरोप्लेन हेलीकॉप्टर ना हो, तो सोचो इन राज्यों के लिए तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना कितना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, सुगमता से पार किया जा सकता है। सुगमता मतलब बहुत आसानी से, आराम से पार किया जा सकता है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत सी बार आपने बाढ़ वाले इलाके देखे होंगे कि बाढ़ वाले इलाकों में क्या है, हेलीकॉप्टरों से लोगों को सामान दिया जाता है, हेलीकॉप्टरों से लोगों को ऊपर लिया जाता है, नीचे छोड़ा जाता है, ठीक है। तो जरूरत है हमें वायुयान की। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब क्या है कि सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। 1953 में क्या हुआ, ये डेट आपको याद रखनी है कि 1953 में क्या हुआ है, राष्ट्रीयकरण वायु परिवहन का हो चुका है, सरकार अपने अंडर में से ले चुकी है। एयर इंडिया घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। तो एयर इंडिया घरेलू, घरेलू का मतलब क्या है, देश के अंदर। अगर भैया आपको जयपुर से मुंबई जाना है, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से पटना, रांची, कहीं पे भी जाना है, तो घरेलू सेवाएं भी आपको देती है और अंतरराष्ट्रीय भी देती है। एयर इंडिया सरकार की है, एयर इंडिया सरकार की है, परंतु मैं अभी बता दूं, केंद्र सरकार ने भी कुछ दिनों में ही रतन टाटा जी को और उनकी कंपनी को एयर इंडिया दे दी है, उनके अंडर में दे दी है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं बेच दी, या उनको अंडर में दे दी है कि आप अब एयर इंडिया को चलाइए। तो अब एयर इंडिया हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से सरकार की नहीं रही है, अब वो प्राइवेट के हाथों में। और अभी कुछ ही शायद आज के न्यूज़पेपर में या 1-2 दिन पहले की बात है, उसमें एयर इंडिया का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टाटा जी से हो चुका है। ये तो एयर इंडिया घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाएं देती है और एक देश से दूसरे देश में भी जाती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अब तटीय संक्रियाओं में तथा अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। देखिए पवन हंस हेलीकॉप्टर, ये भी एक कंपनी है। यहाँ पे देखिए हेलीकॉप्टर खड़े पे लिखा हुआ पवन हंस, पवन हंस, पवन हंस। ये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, ये आयोग जो है, कमीशन बोला है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का है, उसको भी क्या है, सेवाएं प्रदान करता है। अगम्य व दुर्लभ, अगम्य दुर्लभ जहां पर थोड़ा सा हम एक्सेस ना कर सके, अप्रोच ना कर सके, पहुंच ना सके, उन भागों में। दुर्लभ जहां बहुत ही कभी कभार पहुंचना संभव होता हो, ऐसे दुर्लभ भूभागों में। मतलब इसका टोटल इसका अंदर यह है, ऐसी जगह, ऐसे स्थान, ऐसे भूभाग, जमीन के ऐसे भाग जहां पे पहुंचना थोड़ा सा कठिन हो, मुश्किल हो, तो वहां पे क्या है, पवन हंस हेलीकॉप्टर अपनी सेवाएं देता है। जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये तीनों जगह आप देखो। उत्तर पूर्वी राज्य वो जगह है जहां पे ज्यादा पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, नदियां ज्यादा देखने को मिलेंगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड तीनों पहाड़ से घिरे हुए इलाके हैं, हिमालय से घिरा हुआ इलाका है, तो वहां पर ये सेवाएं अपनी देता है हेलीकॉप्टर। कौन सा, पवन हंस हेलीकॉप्टर। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है, हवाई यात्रा बिल्कुल भी सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं, बहुत महंगी होती है। हाँ, ये बहुत एक अच्छा सोर्स है कि हम जल्दी से पहुंच जाते हैं, पर हवाई यात्रा क्या है, सभी की पहुंच में नहीं है, सब आसानी से नहीं उसे एक्सेस कर सकते क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा होता है। परंतु केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। पर वहां पर विशेष प्रबंध किए गए मतलब वहां पे थोड़ा किराया कम करके लिया जाता है। और क्यों, कारण क्यों है, क्योंकि उनके पास दूसरे जो साधन है वो कम है, सड़क के हो गए, रेल के हो गए, वो कम है। तो हमने अभी पढ़ा ना, उत्तरी पूर्वी राज्यों में क्या है, समस्याएं ज्यादा है, तो उनको वहां पर आसानी से ये सुविधाएं मिल जाए तो वो जरूरी है। तो उनके लिए सरकार ने यह प्रबंध करा है कि सिर्फ और सिर्फ उत्तरी पूर्वी राज्यों को क्या है, ये सेवाएं आसानी से मिल जाए और कम दरों पर मिल जाए, वो बेहतर होगा, क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है पूरे भारत की तुलना में अगर लोगों से कंपेयर करेंगे तो। यहां तक हमारा परिवहन का पूरा कंप्लीट हो चुका है।
ट्रांसपोर्ट का जितना भी हमें पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। हमारे चैप्टर का नाम क्या, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। जीवन रेखाओं में सबसे इंपॉर्टेंट था परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्ट संचार से जुड़ा हुआ है, संचार करेंगे, बातचीत करेंगे तभी तो पॉसिबल हो पाएगा। और संचार और ट्रांसपोर्ट और संचार से ही क्या है, व्यापार हो पाएगा, और व्यापार में ही जीडीपी आएगी, और जीडीपी जो सकल घरेलू उत्पाद है वही देश को दिखाएगा कि कितना विकसित हुआ है और कितना नहीं। तो अब जानते हैं संचार सेवाएं या कम्युनिकेशन सर्विसेज कौन कौन सी है और उसमें क्या क्या आता है, वो हम लोगों को जानना है। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। तो निजी दूरसंचार और जनसंचार में दूरदर्शन आ जाता है, रेडियो समाचार पत्र आ जाते हैं भाई रेडियो समाचार पत्र पे, और कोई समाचार पत्र समूह है, प्रेस जिसे हम मीडिया कहते हैं वो आता है, सिनेमा आ जाते हैं जिनमें आप फिल्में देखते हैं, और आदि सब देश के प्रमुख संचार साधन है। संचार कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फोन उठा करके बात कर लेना, ये नहीं है। संचार कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि एक इंफॉर्मेशन का दूसरी इंफॉर्मेशन पे क्या होना, पास आउट होना। भाई मैं आज आपको एक चीज पढ़ा रहा हूं, आपको मैं कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये भी संचार है, कम्युनिकेशन है। यूट्यूब ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू यूट्यूब चल रहा है, ये भी क्या है, पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। भाई आप मुझसे पढ़ पा रहे हैं, मुझसे कुछ नॉलेज ले पा रहे हैं, मुझसे कुछ बात कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अब इसमें यह नहीं कि हम दोनों आमने सामने बात कर पाए, पर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी संचार है। ओके, आज हमारे पास न्यूज़पेपर आता है तो उस न्यूज़पेपर में हजारों खबरें आती हैं, वो भी हमारे लिए संचार है, वो भी हमारे लिए कम्युनिकेशन है। अब मैं यूट्यूब पे कुछ चीज सुनता हूं, देखता हूं, वो भी मेरे लिए कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि दो लोग आपस में बात करें, कम्युनिकेशन का मतलब ये कि इंफॉर्मेशन पास होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन पास होनी चाहिए। आप जैसे कभी कभार देखा करो कि जो आर्मी में जो लोग होते हैं, या कभी आर्मी वाले अगर आपने कोई पिक्चर देखी, वो अपने एक अलग साउंड बना करके ही रखते हैं कि भाई ये साउंड या ऐसा कुछ बोलेंगे अपन तो तुम समझ जाना अपना ये संदेश होगा, तो वो भी कम्युनिकेशन है। ओके, वो भी कम्युनिकेशन। आपने पक्षियों को देखा होगा, पक्षियों की अलग अलग आवाज होती है, जानवरों की अलग अलग आवाज होती है, वो भी उनके कम्युनिकेशन करने का ही है कि वो बात समझे, को संदेश को समझ जाए कि हाँ भाई ये चीज होने वाली है, ये चीज क्या है, होने वाली है। अब जैसे एक संदेश, ये भी कम्युनिकेशन ही मान लो भाई, जैसे अक्टूबर में आता था, हमें हल्की हल्की ठंड लगने लगी थी, तो हमारे पास एक संदेश आ जाता भगवान की तरफ से कि भैया ठंड पड़ने वाली है, गर्म कपड़े निकाल लो, धो लो और तैयार हो जाओ, ठीक है ना, भयंकर वाली ठंड पड़ने वाली है। तो इसी प्रकार से सिनेमा है, तो सिनेमा में भी हम कोई फिल्म देखते हैं, या हम लोग कोई टेलीविजन पे शो देख रहे हैं, ये सब कुछ क्या है, ये कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं। अब वो एक अलग बात है कि कुछ जगह अच्छी मिलती है, कुछ जगह बुरी, तो पर इन्फॉर्मेशन तो हमें कुछ ना कुछ मिल ही रही। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का वृहत्तम है। डाक संचार तंत्र, आपने डाक पोस्ट ऑफिस की आपने एक इमेज भी देख रखी होगी, मैं दिखाऊंगा। यहाँ तो आपको सैटेलाइट्स की और जो नेटवर्क के लिए लगाए जाते पोल्स हैं उनकी इमेज मैंने दिखाई है। तो जो डाक संचार है वो वृहत्तम है, लार्जेस्ट है भारत का, सबसे इंपॉर्टेंट। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। तो पार्सल भेजे जाते हैं, आपके पास बहुत से पार्सल आते होंगे। आज आपने कभी कुछ अमेजोन से मंगवाया है, आज आपने कुछ फ्लिपकार्ट से मंगवाया, आपने और कोई कंपनी से कुछ मंगवाया, आपके पास पार्सल आते रहते हैं, तो आ रहे हैं। कोई निजी पत्र, कोई आपका पर्सनल पत्र हो, पहले तो कबूतर दे करके आते थे, पर अब कबूतर वाला सिस्टम तो बंद हो गया, वो तो पढ़ा नहीं सकते कि हमारे कबूतर भी दिया करते थे। निजी पत्र हो तो वो भी भेजे जाते हैं। और कोई तार, देखो तार एक तरीके से, तार इंपोर्टेंट लेटरों में से आप ले सकते हो। तार एक मतलब बहुत विशेष प्रबंध पे ही भेजा जाता था लोगों द्वारा, कि अगर मान लो किसी की कोई मृत्यु हो गई, अर्जेंट, मतलब फास्टेस्ट चीज भेजी जा रही थी तार। तो तार 1850 में शुरू करा जाता है, पर फिर 2013 में से बंद कर दिया जाता है। ओके, 1850 में शुरू करा जाता है और 2013 में से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अब इसकी इतनी जरूरत है नहीं। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाई जाती है। कार्ड व लिफाफा, देखो कोई कार्ड है या कोई लिफाफा है या बंद चिट्ठी जो है, वो पहली श्रेणी, फर्स्ट कैटेगरी में डाली जा रही है। फर्स्ट कैटेगरी में डाले मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो उसे डाला जा रहा है। और उन्हें काफी स्थानों, विभिन्न स्थानों पर वायुयान से पहुंचाने का मतलब ही आप ये समझ जाओ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फास्टेस्ट हम लोग पहुंचा रहे हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार, मैगजीन शामिल है, ये द्वितीय श्रेणी में आती है। यह इंडियन पोस्ट ऑफिस का लोगो है, ये साइन आप देख लीजिएगा रेड एनवलप पे, फिर ये जो 3 येलो लाइन जा रही है, फिर नीचे भारतीय, ऊपर भारतीय डाक और नीचे इंडियन पोस्ट लिखा हुआ है। और द्वितीय श्रेणी में, सेकंड कैटेगरी में किनको डाला जा रहा है, कोई रजिस्टर्ड पैकेट हो, कोई पैकेट आपने मंगवाया हो, कोई किताबें, अखबार, मैगजीन हो, ये सब कुछ इनको सेकंड कैटेगरी में इसलिए डाला कि भाई लेट भी पहुंच जाएगा। भाई किताब में ऐसा तो है नहीं कि भाई आज ही पढ़ लेता तो मैं महान बन जाता, कल पढ़ लूंगा तो भी कोई बात नहीं, परसों पढ़ लूंगा तो भी कोई बात नहीं। अखबार है, मैगजीन है, 2 दिन बाद भी आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो कंटेंट तो वैसा वैसा ही रहेगा ना। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। ये धरातलीय डाक है भाई, धरातल
के द्वारा ही पहुंचाए जाएंगे, या तो स्थल जैसे कि सड़क से, रेलवे स्टेशन से पहुंचा दिए, या जल परिवहन के द्वारा ही इनका प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। तो बड़े शहरों में या बड़े नगरों में डाक संचार को फास्टेस्ट करने के लिए, बहुत जल्दी पहुंचाने के लिए क्या करा गया है, 6 डाक मार्ग बनाए गए। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार बिजनेस चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल के नाम से जानते हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि 6 डाक मार्ग के क्या क्या नाम रखे गए, राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल, दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। दूर संचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। अग्रणी का मतलब क्या है, आगे है। पूरे एशिया महाद्वीप में जो दूर संचार तंत्र हमने फैला रखा है कि दूर दूर तक हमारे कम्युनिकेशन हो, डाक सिस्टम हो, ये सब कुछ क्या है, उसमें एशिया में, पूरे एशिया में भारत क्या है, अग्रणी है, आगे है, सबसे आगे भारत खड़ा है कि भाई एशिया में अगर सबसे अच्छा पोस्ट ऑफिस का सिस्टम चला रखा है तो वो इंडिया ने ही चला रखा है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष से सेवाओं से जुड़े हुए हैं। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त, नगरीय क्षेत्रों को तो आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो भारत के 2/3 अधिक गांव, जितने भी गांव है, टोटल गांव की बात करो, मान लो टोटल जितने भी गांव है उसके 2/3 से अधिक मतलब ये कह सकते हो 75% से भी ज्यादा जो लोग हैं वो एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हुए। एसटीडी आप लोगों ने देख भी रखा होगा कि उसमें ऐसे रुपया डालते थे, फिर हाँ फोन करते थे। पहले तो काफी जगह वो एसटीडी पीसीओ लगे हुए रहते थे, अब तो शायद काफी जगह हट गए क्योंकि और अब जरूरत भी महसूस नहीं होती है ना, क्योंकि अब आज 10 साल 15 साल के बच्चों के पास तो मोबाइल फोन में, पर्सनली मैं क्या बताता हूं, मैं जब फर्स्ट टाइम टीच करने गया ना, मेरे पास इवन मोबाइल फोन नहीं था, बट मेरी क्लास में जो बच्चे बैठ रहे हैं 9th के, 8th के, 10th के, उनके पास मोबाइल फोन था। तो आज के जमाने में, आज के समय में है ना, ये नॉर्मल बात है कि हर इंसान के पास मोबाइल फोन है, हर इंसान के पास मोबाइल फोन है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिर जरूरत क्या है एसटीडी पीसीओ की? बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि अब एसटीडी या पीसीओ देखने को मिल रहा है, पर अब नहीं है, अब सबके पास मोबाइल फोन है। और कोरोना ने तो अब ऐसी स्थिति बना दी कि दुलाओ बच्चों को मोबाइल फोन, दुलाओ बच्चों को मोबाइल। अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षित करना है, तो आपको उन्हें मोबाइल फोन दिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं। तो एसटीडी अब काफी जगह कम है, पर फिर भी काफी गांवों में काफी जगह लगी हुई होंगी एसटीडी, और लोग उसमें बात करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। काफी लोग तो बेचारे खड़े रहते हैं कि हमारे रिश्तेदार का वापस कॉल आएगा, हमारे रिश्तेदार का वापस कॉल आएगा, ऐसा। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं। मतलब अब क्या बोला, आधार स्तर से, आधार मतलब एक जो बेसिक हो उससे उच्च स्तर तक ले जाने के लिए। जैसे मान लो कि भाई फॉर एग्जांपल मैं आज आपको 10th की बात बता रहा हूं। 10th की बात ये आधार है, आपको बेसिक है क्योंकि बिकॉज आपको 10th का एग्जाम क्रैक करना है। पर इसके साथ साथ अगर मैं आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता दूं, कोई और बातें बता रहा हूं, तो वो आधार स्तर से उच्च स्तर, आपका लेवल बढ़ा रहा हूं। जैसा कि लास्ट में मैंने लेगुन के बारे में बताया कि भाई लेगुन बेसिक, अगर मैं लेगुन थोड़ा बहुत भी समझा के छोड़, पर मैंने पूरा लेगुन समझा कि लेगुन होता है क्या, आपको बताया कि किस प्रकार से प्राकृतिक और किस प्रकार से कृत्रिम जो हम लोग बना रहे हैं, पोताश्चर्य या पतंग जो बना रहे हैं, उनमें क्या अंतर है। तो वो एक उच्च स्तर का है कि भैया, पर वो जीरो से लेकर के जा रहे हैं ना भैया, पहले आधार है उसको क्लियर कर रहा हूं, फिर जो हाई लेवल की बात है वो बता रहा हूं। अगर मैं डायरेक्ट हाई लेवल की बात बता दूंगा तो आपके तो बत्ती गुल हो जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो सरकार भी क्या कर रही है, सूचनाओं के प्रसार को बढ़ाने के लिए कि एक जगह से दूसरे के सूचनाएं पहुंच सके, आधार स्तर से उच्च स्तर पर ले जाने के लिए गांवों में भारत सरकार ने 24 घंटे एसटीडी सुविधा प्रबंध कराई। 24 घंटे 24/7 क्या रहे वहां पर लोगों की बात होती रहे और एसटीडी का काम चलता रहे। पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया गया। एसटीडी की दर जो रेट्स हैं वो भी नियमित कर दी गई कि भाई इतनी देर में इतनी देर इंसान बात कर सकता है, तो वो नियमित कर दी गई, फिक्स कर दी गई कि रेगुलर फिक्स कर दी गई कि भैया इतनी ही रेट में इंसान बात कर सकता है। ये सब सूचना संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की समन्वित विकास से ही संभव हो पाया है। सूचना संचार, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन व स्पेस टेक्नोलॉजी के कारण ही ये हो पाया। मैंने एक स्पेस की आपको फोटो दिखाई है, तो ये सब कुछ स्पेस टेक्नोलॉजी के कारण ही संभव हो पा रहा है। और जैसे कि अब भी काफी लोग एक चीज से बहुत दुखदाई है, बोले सर रिचार्ज बहुत महंगा हो गया, 700 का रिचार्ज होने लग गया है। तो एलन मस्क कह रहे हैं ठीक है ना, 2022 में मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आऊंगा, स्पेस टेक्नोलॉजी भारत में लॉन्च करने की सोच रहे हैं। अगर कर देते हैं और सरकार अलाउड कर देती है तो बोले बिल्कुल बहुत सस्ता नेट लोगों को अवेलेबल होगा, और शायद 5G या 6G व्हाटएवर वो अवेलेबल हम लोगों को कराएंगे, पर बहुत सस्ती दरों पर हो जाएगा। तो वो भी स्पेस के कारण ही हो पाया है।
जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में भी जागरूक करता है। तो जो जनसंचार होता है वो मानव को मनोरंजन भी होता ही है भैया। हमारे बहुत सी मनोरंजन के काम, आज मोबाइल का भी आप एक बार छोड़ दीजिए, मोबाइल में तो बहुत सी मनोरंजन की चीजें आती है भैया। टेलीविजन में बहुत सी बार मनोरंजन की, आप जो पेपर हमारे पास आते हैं, न्यूज़पेपर्स जो आते हैं, उसमें आप कभी देखिएगा कि आपसे पजल भरवाया जाएगा, आपसे पेंटिंग बनवाई जाएगी, या कभी कभार क्या होता है कि कोई, जैसे पहले तो संडे को, इनमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की इवनिंग में मूवीज आया करती थी, एक संडे को बड़ी मूवी आया करती थी। मनोरंजन तो होती है, उसके साथ साथ राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में भी क्या है, जागरूक करवाता है लोगों को। तो भाई अगर आप रेडियो चला करके बैठ जाओ, आज आप टेलीविजन चला करके बैठ जाओ, तो आपको क्या हो जाएगी, खबर हो जाएगी, अच्छा 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 ये बात हो गई, अच्छा आज देश में ये हुआ है, अच्छा ये कार्यक्रम बना, आज स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ है, अच्छा आज जीएसटी की व्यवस्था आई है, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे आ जाती है, सब पता चल जाता है। इसमें रेडियो भी है, दूरदर्शन भी है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें तथा चलचित्र सम्मिलित है। ओके, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। जहां पर भी हम लोगों ने पढ़ा ना कि कार्यक्रम, नीतियां, मनोरंजन, इन सब में क्या है, ये आ जाएगा, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिका, किताबें, चलचित्र। चलचित्र का मतलब है मूवीज। ओके, इसमें आपको चित्र बना बना करके आप लोग देखते हैं। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो, तो यह आकाशवाणी का लोगो है। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। अब आकाशवाणी ऑल इंडिया राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा जैसे हिंदी मान लो, क्षेत्रीय कुछ एक उस, जैसे मान लो कि आज आप दक्षिण में जा रहे हो तो तमिल, मलयालम, कन्नड़, अलग अलग भाषा है। स्थानीय एक पर्सनल वहां की कोई स्थानीय भाषा भी होगी, पर्टिकुलर एक भाषा भी होगी, उस भाषा में भी क्या है, वो कार्यक्रम अनेक वर्गों के लिए, अनेक वर्गों का मतलब क्या है, बुजुर्गों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, अलग अलग प्रकार का कार्यक्रम चलाता है और लोगों को सुनाता, अच्छा ऐसा है। फिर उस पर कभी कोई सरकार की खबर सुना दी, और इन्हीं पे पूरा समय पहले के लोगों ने निकाल दिया, आकाशवाणी पे, रेडियो पे, अच्छा आज देश में ये हुआ है, आज देश में वो हुआ है, ऐसा कार्यक्रम आ रहा है। तो अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए क्या है, विविध विविध मतलब अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम सरकार द्वारा प्रसारित करे जाते हैं। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के प्रथम संचार तंत्र में एक है। दूरदर्शन आप चैनल देखते भी होंगे, अगर नहीं देखते तो बहुत दुख की बात है। डीडी न्यूज जो है वो भी दूरदर्शन ही है, तो डीडी न्यूज है, तो वो भी एक सरकार का ही चैनल है, देश का चैनल है, राष्ट्रीय चैनल है, समाचार तंत्र, और दुनिया के, विश्व के प्रथम संचार तंत्र में से जो लार्जेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है या सिस्टम जिसे हम लोग कह सकते हैं, उनमें से एक क्या है, दूरदर्शन हमारे देश में है। मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। मनोरंजक भी करता है, आप देखा करो बहुत से मनोरंजन वाले कार्यक्रम भी हम टेलीविजनों पे देखते हैं, दूरदर्शन पे देखते हैं। दूरदर्शन एक डीडी न्यूज है जो किसके लिए है, न्यूज के लिए है, एक बाकी दूरदर्शन चैनल भी है जो कि आपको अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम भी दिखाता है। मनोरंजन वाले कार्यक्रम भी, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी, कभी मान लो कोई हेल्थ का एक शो करवा देंगे, एक डॉक्टर को बुलाएंगे कि सर इनको ये परेशानी है तो इसका क्या इलाज हो सकता है, इनको हमेशा खांसी रहती है उसका क्या इलाज होता है, तो ज्ञानवर्धक भी करवा देंगे। और खेल जगत से जुड़ी खबरें भी हमें बताते हैं, और खेल जगत में और कैसे बच्चा क्या कर सकता है, ऐसी अलग अलग बातें हमें बताते हैं। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है। तो वर्ष भर अनेक तो समाचार पत्र और सामयिक मतलब समय के, जो भी समय में हो रहा है उस समय के अनुसार पत्रिकाएं प्रकाशित करी जाती है। यह पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते जैसे मासिक या साप्ताहिक आदि कई प्रकार की होती है। कुछ तो क्या होती है, डेली आती है, दैनिक जिन्हें हम कह सकते हैं। कुछ तो क्या होता है, डेली आती है जिन्हें हम लोग दैनिक कहते हैं। कुछ क्या होता है, वीकली आती है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, साप्ताहिक कहते हैं, साप्ताहिक कहते हैं। और कुछ होती है मंथली आती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मासिक कहते हैं। ये बात तो आप हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भी देख सकते हैं कि बहुत सी पत्रिकाएं छापी गई जो कभी वीकली आ रही हैं, कभी मंथली आ रही हैं, कभी डेली लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि आज अंग्रेजों ने हम पर ये शोषण करे, ये शासन, ये व्यवस्था उन्होंने लागू करी है। या आप हमारे समाज सुधारकों को देख लो, उन्होंने लोगों में जागरूकता लाने के लिए भी क्या है, पत्रिकाएं चलाई कि उस समुदाय के लोग, उस वर्ग के लोग पढ़ करके क्या है, अपने आप को, अपना जीवन सुधारने की कोशिश करें। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। तो समाचार पत्र तो आप देखते हैं कि लगभग काफी भाषाओं में, अगर आप गुजरात में जाओगे तो गुजराती भाषा में भी आपको समाचार पत्र मिलेगा। आप तमिल के में जाओगे तो तमिलनाडु में जाओगे तो तमिल भाषा में, मलयालम, केरल, अलग अलग भाषाओं में, 100 भाषाओं में क्या है, और बोलियों में आपको समाचार पत्र देखने को मिलते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है, मतलब सबसे ज्यादा जो फिल्में हम बनाते हैं वो भी हम ही बना रहे हैं, इंडिया वाले ही बना रहे हैं। ये कम अवधि वाली फिल्में, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत छोटी छोटी जो फिल्में होती है वो भी बनाते हैं। वीडियो फीचर फिल्म, एक वीडियो फीचर फिल्म, और छोटी वीडियो फिल्में भी बनाते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एक बताता हूं, जैसे आज हमारा एक तो क्या है, बिल्कुल हम लोग एक तो मैराथन लेते हैं, तो भैया वो तो भैया पूरी की पूरी 2 घंटे की, 3 घंटे की जाती है।
उसके बाद थोड़ा सा उससे कम कंटेंट में बताना हो तो वन शॉट में आ जाते हैं। ओके, ये मान लो। और थोड़ा फिर उसके बाद एक जो नॉर्मल वीडियो हम लोग बना करके आपको देते हैं, जैसे कि आज लेक्चर का जो वीडियो है वो वीडियो हो गया। ओके, उसके अलावा हम लोग आपके लिए मिनी शॉर्ट्स भी बना रहे हैं। मिनी शॉर्ट जो वीडियो होता है वो, और एक आपने देखा होगा बहुत सी बार हमारे शॉर्ट्स आते हैं 50 सेकंड के, 55 सेकंड के। इतनी इतनी क्वालिटीज और इतनी क्वांटिटी तो आपको ललन शेरी दे रहा है, और कितनी फिल्मों के आप इंतजार करते हो। तो इतना तो हम लोगों ने दे रखा है, मैराथन, वन शॉट, नॉर्मल वीडियो, मिनी, और उसका सबसे छोटा 50 सेकंड में भी आपको ज्ञान देने के लिए काम करते हैं। तो उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की फिल्में बनाई जाती है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है। मतलब अब भारत में कौन सी मूवी चलेगी, भारत की हो चाहे विदेश की हो, कोई सी भी हो, वो भारत में चलेगी, ये कौन तय करेगा? ये करेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। आप देखा भी करो, जब मूवी स्टार्ट होती है तो उसके फर्स्ट स्टार्टिंग में ये लगा हुआ भी आता है इसका कि हाँ भाई वहां से प्रमाणित है। मतलब अब ये देखता है कि भाई सोसाइटी में क्या मैसेज आएगा, सही है, गलत है, ये सीन है, ये हटा दो, ये कर दो। ये काम ही सरकार के अधिकृत है और सरकार के अंडर में ये काम करता है, और जो भी मूवी सही होती है वही जनता के बीच में आती। अब हमारा क्या है, दो जो हमने पढ़े थे कि परिवहन, संचार और व्यापार तीनों पूरक है। तो परिवहन भी हमारा हो गया, संचार भी हमारा हो गया। अब व्यापार पे बात करते हैं, और व्यापार पे भी किनसे? अंतरराष्ट्रीय व्यापार की हम लोग बात करेंगे। राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। देखो हमने शुरुआत एक करी थी व्यापारी शब्द से, व्यापारी शब्द से, और व्यापारी शब्द में यह बोला था जो उत्पादन होता है उसको परिवहन के द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है वो व्यापारी कहलाता है। अब यहां पर आ जाओ, व्यापार की बात करिए। व्यापार क्या है? राज्यों में या देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान हो वो व्यापार कहलाता है। वो क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। भैया आज आप मुझे मिले कहीं पे, आज आपकी दुकान है, मान लो कपड़ों की दुकान में आया मैं यार कपड़े खरीदने, तो आपने मुझे कपड़े दिए, मैंने आपको पैसे दिए, आदान प्रदान हो गया ना भाई। वस्तुओं का था, वस्तु आपने मुझे दी, फिर आप और कुछ खरीद लोगे, ये व्यापारी तो है, वह व्यापारी तो हो रहा है। तो अब ये क्या है? दो व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है, दो राज्यों के बीच में भी हो सकता है। जैसे मान लो आज हमारे एक राज्य में खनिज कम है और एक में बहुत ज्यादा, तो खनिज जिनमें ज्यादा उनसे ले, ये भी व्यापार हो गया। अब एक देश से दूसरे देश के बीच में व्यापार हो सकता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको इतना सा बात ध्यान रखनी है, वस्तुओं का आदान प्रदान ही व्यापार कहलाता है। अब चाहे वो दो राज्यों के बीच में हो, चाहे दो देशों के बीच में हो, और चाहे दो व्यक्तियों के बीच में हो, वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान ही क्या कहला रहा है? व्यापार कहला रहा है या ट्रेड कहला रहा है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां इसका विनिमय होता है दो देशों के मध्य, ये व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और बाजार क्या है? बाजार ऐसी जगह है जहां पे क्या होता है? विनिमय होता है। विनिमय मतलब क्या है? एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज होता है। अदला बदली, जो हम आदान प्रदान कह रहे हैं, अदला बदली हो रही है वो बाजार में ही तो हो रही है, घरों पर तो देने नहीं आएगा भैया। तो जो अदला बदली हो रही है वो बाजार में हो रही है। और ये बात भी हमें इकोनॉमिक से जोड़ लो वापस। बाजार में हम उत्पादन भी है, हम उत्पादन करने वाले भी है, और वो उपभोक्ता भी है जो सामान खरीदेंगे। तो ऐसी जगह है जहां पे विनिमय होता है। और जब यही व्यापार दो देशों के बीच में होने लग जाए तो हम इसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड जिसे कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। जैसे कि आप ये देखो, एक मैंने एक चित्र दिखाया, इंडिया यहां से उसको भेज रहा है, फिर वो सामान वहां, फिर ऐसे समुद्री रास्तों पे, जमीनी रास्तों पे, अलग अलग जगह से हम लोग क्या है? व्यापार करते हैं अलग अलग देशों के साथ। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। तो जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है समुद्री रास्तों से भी हो सकता है, हवाई रास्तों से भी हो सकता है, और स्थलीय मार्गों से भी हो सकता है। समुद्री रास्तों से हमने लास्ट में देखा 95% व्यापार हमारा इसी से ही चल रहा है, 95% व्यापार इसी से चल रहा है। और मुद्रा की फॉर्म में देखेंगे तो 68% व्यापार समुद्र से ही चल रहा है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों व गांवों में होता है, राज्य स्तरीय व्यापार दो या अधिक राज्यों के मध्य होता है। देखो अब क्या बोला? स्थानीय व्यापार। अब आपको सबसे पहले तो क्या करना है? व्यापार लिख लेना है। व्यापार क्या होता है? वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। अब उस व्यापार को भी आपको तीन कैटेगरी में बांट लेना है। सबसे पहले कौन सा? इंटरनेशनल ट्रेड, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ओके, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है? दो देशों के मध्य वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। उसके बाद आ जाओ फिर राज्य स्तरीय व्यापार। राज्य स्तरीय व्यापार, राज्य स्तरीय व्यापार, ठीक है। तो अब वो क्या है? जब दो राज्यों के बीच में वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होता है उसे राज्य स्तरीय व्यापार कहते हैं। और फाइनली फिर आ जाओ स्थानीय व्यापार। स्थानीय व्यापार,
ठीक है, लोकल ट्रेड हम जिसे कह सकते हैं, उसमें क्या बोला गया, स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों व गांवों में होता है। शहरों व कस्बों गांवों के मध्य हो या लोगों के मध्य हो, वो क्या कहलाएगा, स्थानीय व्यापार कहलाएगा। तो व्यापार में भी हमने क्या है, व्यापार तो वस्तुओं का और सेवाओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। वो 3 प्रकार का हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सकता है, राज्य स्तरीय व्यापार हो सकता है और स्थानीय व्यापार हो सकता है। ये 2 देशों के बीच में होता है, ये 2 राज्यों के बीच में होता है, ये 2 शहरों, 2 गांवों, 2 लोगों के बीच में भी हो सकता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, हमारा कितना दूसरे देश के साथ व्यापार है, कितना हम दूसरे देश को निर्यात कर रहे हैं, कितना हम आयात कर रहे हैं, ये एक आर्थिक वैभव, आर्थिक वैभव का मतलब क्या है, जो इकोनॉमिक हमारी रेपुटेशन है उसका सूचक है। आप कितना आयात निर्यात कर रहे हो, आपके कैसे संबंध है दूसरे देश के साथ इकोनॉमिकली। और हमने वैश्वीकरण वाले में पढ़ा है कि दुनिया में शांति स्थापित सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, वो है व्यापार। व्यापार ही पूरी दुनिया को एक कर सकता है और वही दुनिया में शांति स्थापित कर सकती है। तो यहां पे देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए कि भैया आज भारत है, भारत अगर कोई चीजें ज्यादा निर्यात कर रहा है, अगर भारत ज्यादा चीजें निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट, आयात आया हमारे पास, तो आयात करता है, निर्यात ज्यादा कर रहा है और आयात कम कर रहा है। देखो ये एरो समझ जाना, इधर है निर्यात ज्यादा, हम ज्यादा बाहर भेज रहे हैं, हम माल को ज्यादा बाहर भेज रहे हैं। तो जब हम माल को ज्यादा बाहर भेज रहे हैं मतलब प्रॉफिट है भैया, हमारे पास प्रॉफिट है ना हमारे पास। तो ये एक भाई ओहो इंडिया बहुत ज्यादा उत्पादन करता है, बहुत निर्यात कर रहा है। अब इसका उल्टा देख लो, अगर भैया आयात क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, निर्यात थोड़ा सा कम हो जाए, तो क्या ये थोड़ा सा हमारे लिए गलत बात है कि हम आयात ही आयात कर रहे हैं, निर्यात तो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारी पॉलिसी गलत हो सकती है। तो इस प्रकार से एक वैभव सूचक है, इसीलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या कहा जाता है, आर्थिक बैरोमीटर कहा जा सकता है। यहां पर आप 2 स्टार लगा लीजिए, क्यों, क्योंकि पूछ लिया जा सकता है एमसीक्यू में कि आर्थिक बैरोमीटर किसे कहा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। बैरोमीटर क्या होता है, जो प्रेशर को, दाब को मापने की जो मीटर है उसे बैरोमीटर कहते हैं। ये चीज आपने साइंस में पढ़ी होगी। तो यह आर्थिक बैरोमीटर क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को ही आर्थिक बैरोमीटर कहते हैं कि आर्थिक प्रगति किसी राष्ट्र ने कितनी करी है, वो कैसे मापोगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से। सभी देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण असमान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अब जो पूरी जमीन है, जमीन पूरी है, हमने ये 2-3 बातें संसाधन विकास में पढ़ते आ रहे हैं, आज तक हमने ज्योग्राफी में पढ़ी। पहला तो क्या है, जमीन सीमित है, जो लैंड है ना वो सीमित है, भूमि सीमित है और संसाधन सीमित है। आज आप इंडिया में देख लो, इंडिया में देखो झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ये वाला इलाका ना खनिज बहुत उगते हैं, बहुत उगते मतलब इन द सेंस है जमीन दे रही है हमें, खनिज बहुत है वहां पे। पर आप राजस्थान में आ जाओ, आपको खनिज नहीं मिलेंगे, आपको खनिज नहीं मिलेंगे। पर यहाँ पे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा बहुत हो सकती है। आप अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ, वहां पे पानी बहुत है, जल बहुत है, नदियां बह रही है, खूब पानी है, पर बाकी दूसरी चीजें नहीं। तो मतलब यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही है क्या, कि अगर एक देश में ही इतनी विविधता है कि कहीं पर तो कोई बहुत ज्यादा संसाधन है और कहीं पर बहुत कम संसाधन है, तो अब जहां पर ज्यादा संसाधन है उनसे हमें क्या करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा। मैं अपने देश की नहीं बता रहा हूं, हमारे देश का तो चलता रहेगा कि हम एक दूसरे से एडजस्टमेंट कर लें। पर अब ऐसे मान लो आज पेट्रोल है, पेट्रोल हमारे पास तो रुकता है, पेट्रोल हमारे पास है क्या, नहीं ना, उगता है इन द सेंस ये समझ लेना क्या, मुगारा से, मतलब जमीन से निकाल रहे हैं। तो पेट्रोल हमारे पास थोड़ी है, हम ईरान इराक से मंगाते हैं, आता है पेट्रोल। सिर्फ वहां उनकी पूरी इकोनॉमी पेट्रोल पे टिकी हुई है, जिस दिन पेट्रोल खत्म उस दिन उनकी इकोनॉमी खत्म। पर उन्होंने अब तो इकोनॉमी को बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड कर लिया है, तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। हमारी इकोनॉमी जैसे कृषि पे टिकी हुई, तो उसी प्रकार से आपको समझना होगा कि हमारे पास संसाधन क्या है। किसी देश के पास कोई संसाधन बहुत ज्यादा तो किसी का बहुत, कोई दूसरे कम है, कोई दूसरे ज्यादा है। तो इसलिए हमें क्या इंटरचेंज करते रहना होगा, हमें आयात निर्यात करना पड़ेगा, हमें व्यापार तो करना ही करना पड़ेगा। तो संसाधनों की उपलब्धता क्या है, क्षेत्रीय है, मतलब किसी क्षेत्र में कोई संसाधन बहुत ज्यादा है, दूसरे में कम है, और फिर दूसरा संसाधन उस क्षेत्र में ज्यादा है और उस वाले में कम। अफ्रीका महाद्वीप पर सोना चांदी खनिज बहुत है, बाकी इतने दूसरे महाद्वीपों पर नहीं है, तो अब अफ्रीका वालों से हमें व्यापार करना पड़ेगा। मतलब वितरण क्या है, असमान है। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक है। घटक का मतलब क्या होता है, कॉम्पोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब एक तरीके से आप ये मान सकते हो पार्ट है। अब क्या बोला, व्यापार के 2 घटक है। व्यापार 2 चीजों से मिलकर के बनता है। एक आयात मतलब हम ले रहे हैं, हम सामान ले रहे हैं। दूसरा होता है निर्यात,
इसमें क्या है, मतलब हम दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। आयात मतलब हम ले रहे हैं, आ रहा है हमारे पास, और निर्यात मतलब हम दे रहे हैं किसी दूसरे देश को। तो व्यापार के दो घटक होंगे, आयात और निर्यात। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या बोला, व्यापार संतुलन, ट्रेड बैलेंस। व्यापार संतुलन को कौन तय करता है, आयात निर्यात तय करता है। अब मेरी बात सुनो, हुआ क्या, कैसे संतुलित करेगा। जैसे मान लो कि भैया आज हम लोगों ने 100 करोड़ रुपए का सामान मंगवा लिया। क्या कर लिया, 100 करोड़ रुपए का सामान हमने मंगवाया, और जो हमने निर्यात कराया है बाहर विदेशों में, वो कितने का करा है, 80 करोड़ का। कितने का करा है, 80 करोड़। 100 का मंगवाया मतलब गया, पैसा गया। 80 का माल भेजा बाहर, पैसा आया, पैसा ही पैसा। तो अब बताओ, भेजा ज्यादा माल, सॉरी पैसा भेजा ज्यादा और पैसा कमाया कम, मतलब 100 करोड़ रुपए तो भेज दिए खरीदने में और 80 करोड़ कमाए। तो यहां पे क्या हो गया, 20 करोड़ का नुकसान हो गया। क्या हो गया, 20 करोड़ का लॉस हो गया, 20 करोड़ की हानि हो गई। ओके, अब इसका उदाहरण मैं छोटे से रूप में देता हूं। मान लो कि कोई व्यक्ति है, महीने के कमाता 10,000 रुपए है और उड़ाता 15,000 रुपए है। तो ये क्या हुआ बच्चों, 5,000 का लॉस हुआ। अब दूसरे पर आ जाओ। अब हम लोगों ने क्या करा कि आयात करा 100 करोड़ का, 100 करोड़ का हमने आयात करा, मंगवाया उतने। पर इस बार जो निर्यात हम लोगों ने कर दिया वो 120 करोड़ का कर दिया मेरे बच्चों। क्या कर दिया, 120 करोड़ का कर दिया। मतलब अब वही इंसान क्या कर रहा है, 15,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, पर खर्चा 15,000 ही कर रहा है, मतलब 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पे भी पैसे दिए कितने, 100 करोड़, पर कमाए कितने, 120 करोड़। तो कितने का फायदा हुआ, 20 करोड़ का फायदा हुआ। इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहेंगे या लाभ कहेंगे मेरे प्यारे मित्र। प्रॉफिट मतलब लाभ और लॉस मतलब हानि। और अब एक और स्थिति आती है कि भैया हमने 100 करोड़ रुपए का ही तो आयात करा है और 100 करोड़ रुपए का ही हम लोगों ने क्या करा है, निर्यात करा है। 100 करोड़ रुपए कमाए और 100 करोड़ रुपए दे दिए, बराबर खेल बराबर। तो ये क्या हो गया, संतुलन बैठ गया। तो व्यापार का संतुलन या व्यापार में नुकसान या व्यापार में फायदा, ये सब कुछ किस पे निर्भर करता है, ये इन दो शब्दों पे निर्भर करता है। आयात और निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अब आपके पास मान लो कि 2 मार्क्स का सवाल आ गया कि व्यापार संतुलन को समझाइए। तो व्यापार संतुलन में सीधी सी बात लिखनी है कि आयात निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन होता है। साफ सी बात, क्लियर कट। ये आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप समझ गए। मतलब व्यापार संतुलन अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। अब देखो, व्यापार संतुलन के भी 2 पार्ट हम लोग कर देते हैं यहां से। एक तो है भैया अनुकूल व्यापार संतुलन, अनुकूल और प्रतिकूल। प्रतिकूल तो देखेंगे अभी, पहले अनुकूल को समझो। अनुकूल व्यापार संतुलन क्या है, अगर निर्यात मूल्य मतलब जो माल हमने बाहर भेजा है और पैसा कमाया है, आयात मूल्य से अधिक हो, आयात मूल्य से क्या हो, अधिक हो। मतलब क्या हुआ, कौन सी वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन। इस पर आ जाओ, ये वाली कंडीशन है। बोला है निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो। आयात मूल्य 100 करोड़ है और निर्यात मूल्य 120 करोड़ है। निर्यात मूल्य ज्यादा है तो इसे क्या कहेंगे, अनुकूल व्यापार संतुलन। मतलब हमारे अनुकूल, हमारे पक्ष में रहा है तो फायदा ही फायदा, मतलब ये लाभ वाली स्थिति है। दूसरा, असंतुलित व्यापार, विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। तो अनुकूल और दूसरा कौन सा है, असंतुलित कह रहा है। असंतुलित भी लिख सकते हैं और बाकी वैसे प्रतिकूल भी कहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर आप असंतुलित ही यूज करिएगा। तो असंतुलित व्यापार कब होगा, निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक आयात हो। मतलब अब क्या करा था, 100 करोड़ का तो आयात करा और 80 करोड़ रुपए हमने कमाए, तो यहां पर क्या हो गया, हानि। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये वाला जो है, ये वाला कौन सी कंडीशन है, ये लाभ की कंडीशन है, मतलब प्रॉफिट की कंडीशन है। और ये वाली कौन सी कंडीशन है बच्चा, ये हानि की कंडीशन है, मतलब लॉस की कंडीशन। ये लॉस की कंडीशन। ये सब कुछ जो हम लोग पढ़ते हैं ये 12th की इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, 12वीं कक्षा की अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, पर मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु, अब भारत से क्या क्या निर्यात होता है, रत्न व जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पाद एवं कृषि एवं संबंधित उत्पाद। ये बात आपको याद ही करनी होगी। भारत में आयातित वस्तु, अब भारत क्या क्या आयात करता है, कच्चा पेट्रोलियम, ऑफ कोर्स ये बात है, पेट्रोल तो हम लोग करते हैं, और उसके उत्पाद, रत्न व जवाहरात, आधार
धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल है। अब बोलोगे सर रत्न जवाहरात हम निर्यात कर रहे हैं और आयात भी करते हैं, हमारे पास भी इतना कोई भरमार नहीं है, और ये रत्न जवाहरात देख लो, फिर हम उन देशों को ज्यादा में बेच देते हैं जो हमसे ज्यादा में ले सकते हो। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। सॉफ्टवेयर महाशक्ति में भारत बहुत उभरा है, और सूचना प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी जिसे हम लोग कहते हैं, उससे बहुत पैसा अब भारत मुद्रा अर्जित कर रहा है। मतलब हमने बोला ना वस्तु और सेवा दोनों का आदान प्रदान हो, वस्तु और सेवा, उससे भी अब बहुत पैसा आ रहा है। पर्यटन एक व्यापार के रूप में पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 3 दशकों का मतलब है 1 दशक में कितने साल, 1 दशक में कितने साल, 10 साल। मतलब 3 दशक का मतलब यह हुआ मेरे विद्यार्थियों, कितने साल, 30 साल। पिछले 30 सालों में क्या हुआ है, बेहतरीन वृद्धि हुई है, महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, बहुत बढ़िया ग्रोथ आई है, और पर्यटन उद्योग में बढ़ोतरी हुई है। पर्यटन उद्योग क्या है भैया, घूमना। अब जो भी हमारे देश में जगह, अब देखो, अब कोई भी हमारे देश में इंसान आएगा, मान लो कोई फॉरेनर आ रहा है, वो आ रहा है हमारे इंडिया में, आएगा, रहेगा, होटलों की कमाई होगी, उसका रहना खाना पीना वहाँ घूमेगा, उसके चार्जेस, और लोग भी इंडिया के भी अगर लोग वहीं घूमने जाएंगे इंडिया की जगहों में, तो वहाँ पे भी वो पर्यटन उद्योग भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को परिचय देता है। देखो, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय एकता को मतलब क्यों है, क्योंकि अब देखो कोई साउथ की चीज को देखने के लिए नॉर्थ वाले जाएंगे, उत्तर वाले लोग जाएंगे, देखो साउथ में बड़े बड़े मंदिर है, ये वहां का किला है, ये वो है, तो उससे क्या हुआ, यूनिटी है नहीं यार। देखो हमारे देश में उस समय नहीं बोला दक्षिण में इतना बढ़िया, हमारे देश में इतना अच्छा, ठीक है ना। तो वो राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है, स्थानीय हस्तकला को बढ़ावा देता है, सांस्कृतिक उद्यम में जो कल्चरल होता है, कल्चरल उद्यम होता है, ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं, उनको भी परिचय, मतलब उनको भी बढ़ावा देता है। परिचय का मतलब उनको बढ़ावा देता है, उनकी तारीफ बढ़ती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अजमेर से 14-15 किलोमीटर की दूरी पे पुष्कर है, वहां पे पुष्कर मेला लगता है। उस पुष्कर मेले में अधिकतर जो आते हैं वो विदेशी आते हैं, और उस समय वो भारत की ऐसी चीजें खरीद करके ले जाते हैं जो हस्तकला, जो हाथों से बनी हुई हो, पर हम लोग नहीं खरीदते उन चीजों को, वो लोग खरीद करके ले जाते हैं, बिकॉज बहुत अच्छे होता है वो। हम लोग तो यार खरीद लेंगे कभी भी आकर करके, या आपको भी बीकानेर, जैसलमेर, राजस्थान के इन जिलों में जाएंगे, वहाँ की कला, वहाँ का हस्तकला, वहाँ के किला अमेजिंग, तो उनको बढ़ावा तो मिलता ही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति वहाँ की कैसी, उनकी विरासत क्या है, यह भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पारी पर्यटन, इको टूरिज्म, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। विरासत पर्यटन मतलब जो भी हमारे पास यहाँ हेरिटेज पे बड़े बड़े किले हैं, बड़े बड़े महल, राजाओं के उनके सामान, उन सबको देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं। इको टूरिज्म का अंदर जैसे ये आप देख लो, हिल स्टेशन पे काफी लोग जाते हैं, तो वो इन्वायरमेंट को, वहां के पर्यावरण को लिए जा रहे हैं। रोमांचकारी पर्यटन, आप रोमांचकारी पर्यटन देख लो, कोई उनमें समुद्रों में जो चलती है पानी की जहाज, उसको चलाएगा, उसमें राइडिंग करेगा और करेगा, ऐसे रोमांचकारी है वो करने के लिए। सांस्कृतिक पर्यटनों को देखने के लिए आप जैसलमेर की साइड जब जाएंगे तो वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम कराया जाता है, जो लोग रुकते हैं उन लोगों के लिए कल्चरल प्रोग्राम कराया जाता है, वहाँ डांस कराया जाता है, उनके गीत संगीत सुनाए जाते हैं। चिकित्सा पर्यटन के लिए तो कोई रिगार्डिंग हेल्थ इशू हो उसके जानकारी के लिए, और व्यापारिक पर्यटन के लिए लोग आते रहते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावना है, बिल्कुल पर्यटन की अपार संभावना है। हम बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, पर्यटन को विकसित कर सकते हैं, उनको बढ़ावा दे सकते हैं। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास अभी भी किए जा रहे हैं। ये एक जगह का मैंने आपको दिखाया जहां पे लोग घूमने में गए हुए हैं। और पर्यटन क्या है, पर्यटन से यह है कि इनकम भी होती है और लोग हमारे देश के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन बात है। हमें पर्यटन पर जोर सरकार को देना ही चाहिए। इसी के साथ तो आज हमारा लेक्चर 3 और चैप्टर 7 ज्योग्राफी का है वो कंप्लीट होता है। ज्योग्राफी में, भूगोल में एक चैप्टर 6 बाकी है, विनिर्माण उद्योग। बाकी फिर पूरा मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है ज्योग्राफी का। पॉलिटी इको का कंप्लीट हो चुका है। हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स बाकी है, तो जल्द वो भी अपन लोग तीनों चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, दोनों हिस्ट्री के और एक ज्योग्राफी के। पर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, और अपने चैनल लर्न एंड शेयर को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।